हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो प्यारे बच्चों, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अपने सेशन को। और केमिस्ट्री का आज हमारा पहला सेशन है। जिस बच्चे तक जानकारी पहुंची है, टाइम की अनाउंसमेंट हमारी नहीं हो पाई थी। वैसे आपको बहुत पहले ही मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर तो आपको अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को शुरू करेंगे 1 अप्रैल से। तो जितने बच्चे जिस तक जानकारी पहुंची है और जो लाइव क्लास लेने में समर्थ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था सर कि लाइव क्लास के टाइम पे तो हम अवेलेबल नहीं है, तो क्या बाद में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। तो बच्चे, मैंने तब भी बताया था और अभी भी जितने बच्चे अवेलेबल हैं, आप सभी याद रखिएगा कि जिस भी टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास का टाइम हमारा यही रहेगा 8 से 9 केमिस्ट्री की चलेगी। ठीक है। यस माधवी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सो सभी बच्चों को बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज से हमारा सेशन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के नाम से आप जिसको जान सकते हो भाई। ठीक है। माया, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की अगर हम बात करते हैं सिंपल से शब्दों में, इसका 2 पार्ट में हमारा आज की क्लास रहेगी। पहला पार्ट होगा कि सर इसका विकास, इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्या पर्पस थे, क्या उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों के अंतर्गत इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि हमें केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेसिकली कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कंसेप्ट हमारे मस्तिष्क में क्लियर होने चाहिए, ताकि हम केमिस्ट्री को फिर आगे सीख सकें। सबसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि मैटर, एटम और मोल कंसेप्ट। ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैटर, एटम और मोल कंसेप्ट। जब तक मेरे भाई ये क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते सिंपली। तो पहले मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का विकास से रेलिवेंट आज बातें बताऊंगा, और अक्सर इनमें से क्वेश्चन भी आ जाता पेपर के अंदर। जितनी भी चीजें होंगी वो इसी आधार पे होंगी, इसी से रेलिवेंट होंगी, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की आपकी पॉसिबिलिटी होने वाली है। ठीक है। तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हर पॉइंट से रहेगी, ध्यान रखना आप इस बात को। जी चलिए। तो भाई केमिस्ट्री के बारे में जो बहुत अर्ली एक बात बताई गई थी, एक परिभाषा दी गई थी। एक व्यक्ति थे रोल्ड हॉफमैन, नाम भी सुना होगा आपने, रोल्ड हॉफमैन। रोल्ड हॉफमैन ने केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए एक सरल सी परिभाषा दी। अभी हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे ना, अभी जो आज की क्लास के शुरुआती हिस्से में, वो सारी बातें नॉन साइंटिफिक सी होंगी। नॉन साइंटिफिक का मतलब है कि केमिस्ट्री का जो विकास हुआ था, तो आज तो विकास हुआ नहीं केमिस्ट्री का। आज मॉडर्न केमिस्ट्री एक अलग प्रकार का स्वरूप धारण कर चुकी है। और जो एंशियंट टाइम पे, एंशियंट पे तो खैर केमिस्ट्री जो थी उसका थी, हमें पता है, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंशियंट से मतलब मेरा ये है कि भाई आधुनिक जो रसायन विज्ञान है उससे पहले के जो रसायन विज्ञान, उसके विषय में बातें। तो शुरुआत में तो हम वही करेंगे सर, कहाँ से इसका विकास हुआ, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैंने देखा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ओके सर। तो रोल्फ जो हॉफमैन थे ना, इन्होंने क्या कहा, इसने कहा भी केमिस्ट्री क्या है। इन्होंने एक परिभाषा दी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने कहा कि भाई रसायन विज्ञान अणुओं अणुओं एवं उनके अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है।
रूपांतरण का विज्ञान है। इन्होंने हॉफमैन ने एक सिंपल सी परिभाषा आपको दी, बोले भाई केमिस्ट्री और कुछ नहीं है, केमिस्ट्री एक साइंस है। किस चीज की साइंस है? बोला जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो और उन मॉलिक्यूल्स के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हो। भाई आप भी देखो केमिस्ट्री के अंदर, चाहे आप कोई आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे, कोई पॉलीमर का निर्माण होता है, मतलब किसी बहुलक को बनाते हो आप लोग, केमिकल रिएक्शन करके आप ये डालडा घी जो आ जाता है ना, इसको बनाते हो वेजिटेबल ऑयल से, और जो ये घी बनाते हैं उसकी प्रक्रिया है। मतलब ये अभी सिर्फ नाम ले रहा हूं, इनको समझेंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव चैप्टरों के अंदर। तो अक्सर हम कर क्या रहे हैं सर, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और उन मॉलिक्यूल से हमारे काम की दूसरी चीज बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी हॉफमैन ने सिंपल सी बात यही कही कि भाई केमिस्ट्री का मतलब है कि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टडी करो, उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो यूजफुल आपका कंपाउंड बन सकता है उनको ट्रांसफॉर्म कर लो उसे मिला करके, यही केमिस्ट्री है। वैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसकी परिभाषा कभी भी कम नहीं होती, सैकड़ों परिभाषाएं होती है। हर वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से एक परिभाषा देता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को रखना है, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है आपका, जैसा पेपर आपका पूछा जाता है उस पेपर के अंदर एनसीईआरटी के आधार पे ही आपके क्वेश्चंस मेरे भाई पूछे जाते हैं, है ना। तो हम भी वैसा ही रखेंगे। तो उसके अंतर्गत आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि केमिस्ट्री मॉलिक्यूल और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की विज्ञान है, ऐसा रोवाल्ड हॉफमैन ने क्यों कहा था। अब ये मत कहना सर रोवाल्ड हॉफमैन को इंग्लिश में ही बता दो, ये वैज्ञानिक का नाम है, किसी को जिसको जिस लैंग्वेज में लिखना हो सेम ही रहता है, ठीक है, स्पेलिंग का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। चलिए, ये तो बात हुई सर, हमने केमिस्ट्री को शुरू किया तो हमने ये जाना कि केमिस्ट्री की परिभाषा, अभी ये परिभाषा है ना, ये एक ओवरव्यू है। हम केमिस्ट्री को समझना शुरू करेंगे ना, मॉडर्न केमिस्ट्री को, तो वहां पर परिभाषा मैं एक अलग प्रकार की दूंगा जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा और आप अगले कंसेप्ट को पढ़ने लायक हो पाओगे। ओके सर। आ जाइए भाई, ठीक है, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, जब इसके रसायन शास्त्र की या केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी ना, वो दो उद्देश्य थे, मतलब दो क्यूरियोसिटी बोल सकते हो या उद्देश्य बोल सकते हो, खोज के लिए हुई थी। तो मतलब सिंपल सा आप एक शब्द लिख सकते हो, रसायन रसायन शास्त्र का विकास, रसायन शास्त्र का विकास दो वस्तुओं की खोज के कारण हुआ, ठीक है। तो केमिस्ट्री इवॉल्व फॉर द डिस्कवरी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। कौन से थे भाई? जिन ऑब्जेक्ट की खोज करने में हमने केमिस्ट्री का ही विकास कर डाला। पहला ऑब्जेक्ट था सर जिसको आप लोग बोलते हो पारस पत्थर। पारस पत्थर, अब ये पारस पत्थर कुछ नहीं है, एक मिथोलॉजिकल एक कंसेप्ट है, मतलब मिथोलॉजिकल सा कंसेप्ट है एक। क्या कंसेप्ट है? पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर माना जाता है हमारी कहानियों में कि जिसके छूने से तांबे व लोहे के बर्तन, जिसके छूने से तांबे व लोहे के बर्तन सोने के बन जाते थे। ये लोगों के बीच में एक प्रचलन था, एक बात का प्रचलन था, लोगों के बीच में एक बात प्रचलित थी मेरे भाई। और बात क्या प्रचलित थी कि भाई एक पारस पत्थर होता है, एग्जिस्ट करता है,
और उसके छूने से लोहे और तांबे के बर्तन भी क्या होते हैं, या वस्तुएं भी क्या होती हैं, सोने की बन जाती हैं, गोल्ड की बन जाती हैं। एक लोगों के बीच में मिथ फैली हुई थी, तो लोग उसकी सर्च में, उसको बनाने के चक्कर में अलग अलग प्रकार की एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और उन एक्सपेरिमेंटों ने धीरे धीरे निर्माण होते होते और कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट की खोज हुई, नए नए मेथड्स की खोज हुई। भाई उनको उनको पारस पत्थर बनाना था। पारस पत्थर बनाने के लिए क्या, उन्होंने चीजों को जलाना, ठंडा करना, मिक्स करना, गलाना, पिघलाना, मिक्स करना, ऐसा कुछ शुरू कर दिया उन्होंने। तो लोगों ने शुरू कर दिया, तो भाई पारस पत्थर तो आज तक नहीं मिला, लेकिन सर कुछ नए नए मेथड्स तो प्राप्त हुए ना, कुछ तो रिजल्ट निकल के आया। तो केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रक्रियाओं की खोज हुई। और दूसरा क्या था, दूसरा था सर अमरत्व। अमरत्व प्राप्त करने के लिए अमृत, अमृत की खोज, अमृत की खोज। ये दो चीजें हैं भाई। एक लोगों के बीच में ये प्रचलित था कि अमर हुआ जा सकता है, इसलिए अमृत को बनाने या अमृत की खोज करने के चक्कर में अमृत को बनाने की पूरी भरपूर कोशिशें हुई। लोग पता नहीं जंगलों से, फॉरेस्ट से कितनी प्रकार की औषधियां तोड़ के लाते, दवाई बनाते, फिर देखते कि आदमी अमर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या असर हो रहा है, बुढ़ापा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। तो ये सारी चीज, दो चीजें हैं मुख्य तौर पे जिन्होंने केमिस्ट्री का विकास कराया सर बहुत पुराने समय पे। सामान्यतः अगर आप बात करो, ये दोनों ही चीजें लगभग 1300 से 1600 ईस्वी के आसपास, मतलब ये जो विकास टाइम आप बोल सकते हो ना, 1300 से समथिंग समथिंग 1600 सीई, यानी कॉमन एरा, या ईस्वी बोल सकते हो, एडी बोल सकते हो। इस समय के आसपास इन्हीं दोनों चीजों के चक्कर में और केमिस्ट्री का विकास हुआ। इससे पहले भी हुआ, सिर्फ यानी इससे पहले भी हमारे देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे आप देख सकते हो, वहां पे मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था। केमिस्ट्री ही तो है भाई। कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से मटके बनाते थे, फिर उनको आग पे पकाते थे तो लाल हो जाती थी और कड़क हो जाती थी मिट्टी। आज भी करते हैं वैसा, केमिस्ट्री है सर ये भी तो केमिकल मेथड है हमारे पास में। ये सिंधु घाटी सभ्यता से चलता आ रहा है। शीशे को पिघलाकर शीशे के भी कुछ कॉइन्स बनाए गए थे कुछ साम्राज्यों के द्वारा, ये भी तो वही है सर। ठीक है, चलिए। माधवी सर, हम ब्रेन वेव वाली ही माधवी हैं, मुझे बस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अच्छा टीचर बनना है। ठीक है माधवी, बिल्कुल सही जगह पे हो, अपनी मेहनत बरकरार रखना, ठीक है। और केमिस्ट्री के तो शानदार टीचर बन जाओगे। मतलब पहले भी मैंने आप सभी को कहा है, इतने में गारंटी लेता हूँ, यहाँ से आप जो केमिस्ट्री पढ़ के निकलोगे इन बैचों से, जो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ के निकलेगा वो टीचर तो शानदार होगा। बाकी तुम्हारी किस्मत, अपनी किस्मत में तुम लेक्चरर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ब्रेन वेव वाला अच्छा लगा मुझे नाम वैसे, है ना। तो मुझे लगा कोई चैनल वैनल यूट्यूब का होगा, उस पर तुम पढ़ाते होगे पहले। चलिए, समझ में आ गई बात भाई। चलिए, 1300 से 1600 में हुआ तो दो प्रकार से हुआ, है ना, दो पर्पज से हुआ। एक पारस पत्थर, पारस पत्थर जिसको छूने से तांबे और लोहे के बर्तन, सोने के बन जाते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जो एक चीज से आप दूसरी चीज बनाने का, ये एक चीज से दूसरी चीज बनाने की जो क्रिया होती है ना, एक चीज से दूसरी चीज बनाने की जो क्रिया होती है, इसको बोलते हैं कीमिया। क्या बोलते हैं? कीमिया बोलते हैं सर इसको। मतलब पुराने समय से एक शब्द यूज होता आ रहा है, कीमिया। एक कीमिया शब्द यूज होता आ रहा, कीमिया या एल्केमी, एल्केमी ये शब्द यूज हो रहा है, कीमिया या एल्केमी। तो केमिस्ट्री का विकास एल्केमी पर्पज से, और ये दवाई ही तो है सर ये, और मेडिसिनल पर्पज से यानी औषधि के पर्पज से। भाई ये औषधि ही तो बनाने की कोशिश थी। आज भी देखो केमिस्ट्री ही तो है जो औषधि बनाती है। डॉक्टर तो दवाई देते हैं, लेकिन दवाई बनाने वाले जो हैं, वो दवाई बनाने वाले कहाँ से बनाते हैं सर? वो केमिस्ट्री ही है। जितने साल्ट होते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं दवाइयों के अंदर, वो सारे के सारे केमिस्ट्री के ज्ञान के बिना थोड़ी बन सकते हैं सर। तो उन सब के लिए आपको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का ज्ञान जरूरी है। तो मतलब एक धातु से दूसरी धातु में कन्वर्ट करना, या किसी मिक्सचर में से कोई धातु प्राप्त करना,
ये जो क्रियाएं होती है ना, इनको बोलते हैं एल्केमी बोल सकते हो आप, जो शब्द यूज किया जाता है रसायन विज्ञान के शुरुआत के लिए। तो एक एल्केमी पर्पज से, एक औषधि बनाने के पर्पज से, दो पर्पज से रसायन विज्ञान का क्या हुआ सर, विकास हुआ। और समय मैंने बताया लगभग यहाँ पर ये कोरोसिटी लोगों के अंदर जा रही थी 1300 से 1600 सीई के पास में, कॉमन एरा के पास में। अब कुछ प्रमाण और देख लेते हैं सर, ठीक है, कुछ प्रमाण और देख लेते हैं भारत के अंदर ही, फिर उसके बाद मॉडर्न वाली केमिस्ट्री पे आएंगे। लेकिन ये चीजें जितनी बेहतर समझ पाओगे ना, उतना ही आपका बेस अच्छा होगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ जुड़ पाओगे। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें छोड़ के डायरेक्टली कंसेप्ट पे हम चलते, फिर से आपको वही समस्याएं आएंगी। तो पहले सब्जेक्ट के साथ एक बार हम रेलिवेंट हो जाते हैं, जितने बेटर हम रेलिवेंट हो पाएंगे उतना समझ पाएंगे सर। तो भाई एक सभी ने सुना होगा सुश्रुत संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता का नाम सुना होगा। ये नाम ऐसे ही था, बाकी कन्वर्ट करके चाहे कुछ भी लिख लो, ओरिजिनली नाम ऐसे ही था, सुश्रुत संहिता। एक बुक लिखी गई थी सुश्रुत के द्वारा। कब थे ये, लगभग ऐसा माना जाता 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास थे सुश्रुत। तो सुश्रुत संहिता एक बुक है, सुश्रुत ने लिखी थी। और वैसे इनको हम शल्य चिकित्सा का जनक भी कहते हैं भारत के अंदर, सुश्रुत को। बहुत पुराने समय पे शल्य चिकित्सा का ज्ञान था इनको। और आज भी डॉक्टर्स जो आपका चाहे किसी भी प्रकार का डॉक्टर बनते हैं, तो इनकी बुक्स आज भी लोग पढ़ते हैं। उनकी लाइब्रेरी के अंदर आज भी इनकी बुक लिखे रखी मिलेंगे आपको। डॉक्टर चाहे पढ़ेंगे किसी भी अंग्रेजी कॉलेज से, भारत के व्यक्ति हैं तो जरूर इनका अध्ययन भी करते हैं। तो सुश्रुत संहिता देखो किस समय थी, ईसा पूर्व में थी। इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर इसमें क्षारकों, क्षारकों मतलब क्षारक क्या होते हैं सर, बेस। आप एसिड बेस पढ़ते हो ना, आज एसिड बेस पढ़ते हो, तो उन्हीं में से बेस। इसमें क्षारकों यानी बेस का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है पाचन, पाचन क्रियाओं को, पाचन क्रियाओं को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। अब इसकी ये मत सोचना सर इसकी इंग्लिश बताओ, सुश्रुत की इंग्लिश बताओ, ये सब सेम है भाई। और ये कोई साइंस का टर्म नहीं है, ये कॉमन बात है। और तुम अंग्रेज नहीं हो कि तुम्हें कॉमन बात भी इंग्लिश में समझ में आती है ना। तो मैच्योरिटी वाली थिंकिंग रखना, कभी कहो सर स्वस्थ रखने के लिए कि इंग्लिश बताओ। मैच्योरिटी वाली थिंकिंग रखना और पढ़ाई पे फोकस करना, विज्ञान पे फोकस करना, लैंग्वेज कन्वर्जन पे नहीं। बाकी चीज़ें सारी की सारी टर्म्स बाईलैंग्वेज होंगी, और जहां मुझे लगेगा कि ये बाईलैंग्वेज की आपको आवश्यकता है वहां होंगी चीजें। तो सुश्रुत संहिता नाम से जो किताब लिखी गई थी, उस किताब के अंदर भाई बेस जो होते हैं ना, क्षारक होते हैं, इनका जिक्र किया गया था। और वहां पर बताया गया था कि जो बेस होते हैं वो हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हमारी है, जो पाचन क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उनमें सहायता करते हैं। ये बेस जो है वो हमारी पाचन क्रियाओं में क्या करते हैं सर, सहायता करते हैं। ठीक है भाई, तो पाचन क्रियाओं में सहायता करेंगे। आज भी देखो, आप याद करने की कोशिश करो, अगर हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिसको आप क्या बोलते हो, एसिडिटी बोलते हो ना। अगर आज की हम बात करें तो एसिडिटी यानी हमारे पेट के अंदर अगर अम्लीयता हो जाए, यानी सर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, अम्ल की मात्रा अगर आज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए मेरे भाई, तो क्या होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको एसिड को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल यानी उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं सर, याद करो, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम से क्या होता है, एक बेस ही तो होता है। एक बेस होता है सर, एक क्षार होता है जिसकी पीएच वैल्यू समथिंग समथिंग 10 से 10.5, 10 से 10.5 के बीच जिसकी पीएच वैल्यू होती है, इसी का तो यूज करते हो। यानी कब ये बात हमें पहले बता दी गई थी कि हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए बेसों की आवश्यकता है, हमारा पाचन क्रिया तभी तो स्वस्थ रहेगी। आज भी वही कर रहे हैं सर।
तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सर ज्ञान तो उस समय पे व्यक्तियों को था, जो आज हमें है वैसा ही उस समय पे भी था। ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है सर चरक संहिता। एक ये तो सुश्रुत के लिखी हुई थी, एक चरक भी तो हुए, चरक हुए एक व्यक्ति। चरक संहिता, आज पता नहीं कितने ही लोग चरक संहिता पढ़ के बिना एमबीबीएस का कोर्स किए और लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई। ठीक है। चरक संहिता, ये चरक के द्वारा लिखी गई एक किताब, एक बुक है। और सबसे पहला तो देखो इन्होंने क्या किया, इस किताब में किसका जिक्र किया गया। एक आपने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कॉपर और टिन, इनके ऑक्साइड या फिर लेड वगैरह के कार्बोनेट, लेड वगैरह के कार्बोनेट बोल सकते हो आप इसमें। इसके अलावा सल्फेट बोल सकते हो। ठीक है, सल्फेट बोल सकते हो, लेड के कार्बोनेट बोल सकते हो, सल्फेट्स बोल सकते हो। मतलब ये केमिकल्स हैं, इनको पढ़ा जाएगा हमारी केमिस्ट्री में। अभी केवल मैं उतना जिक्र कर रहा हूँ कि जो हमें ये बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए। तो चरक संहिता के अंदर भी क्या है मेरे भाई, चरक संहिता के अंदर भी इन सारी चीजों को बनाने वाले व्यक्तियों का जिक्र है, बनाने, इन सभी को बनाने वालों का जिक्र किया गया है भाई। ठीक है, इन सभी को बनाने वालों का जिक्र किया गया है। समझ गए बात को, इन सबको बनाने वाले व्यक्तियों का जिक्र किस में, चरक संहिता में। इसके अलावा चरक संहिता में आप सभी को नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो तकनीक है ना, आज नैनो तकनीक का भी जिक्र किया गया था। देखो नैनो तकनीक हमारी आज की आधुनिक विज्ञान ने कितना देरी से खोज किया है, नैनो टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमें कितना देरी से हुआ है। लेकिन कब थी ये, लगभग पहली दूसरी सेंचुरी के आसपास की बात है, जब का ये समय था आपका। तो उस समय पे मेरे भाई, उस समय पे भी इन्होंने जिक्र किया था। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई हम अगर किसी मटेरियल को पूरा खाते हैं तो क्या होता है, उसका असर हमारी बॉडी पे अलग होता है। लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाते तो असर अलग होता है। जैसे आप गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा तोड़ के खा लो, मर जाओगे। लेकिन गोल्ड को पीस लो पूरा, भस्म बोलते हैं ना, स्वर्ण भस्म बोलते हैं, मतलब धातुओं की भस्म, मतलब धातुओं की राख, मतलब उसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल कर लो। गोल्ड को तोड़ तोड़ के गोल्ड को है ना पाउडर फॉर्म में बदल लो आप, गोल्ड को आप पाउडर फॉर्म में बदल लो तोड़ तोड़ के। तो ये गोल्ड को पाउडर फॉर्म में बदलने के बाद अब जो नैनो पार्टिकल बन गए ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। तो ये नैनो पार्टिकल अब गोल्ड के खाओ आप, डायरेक्टली गोल्ड नहीं, उसको मिक्स करके जिसमें भी औषधि के रूप में लेते हैं। तो फिर देखना आपकी बॉडी के अंदर क्या शानदार इफेक्ट आएगा सर। रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा मजबूत होता है उससे, है ना। तो ये ध्यान रखना आप इस बात को। तो इसने यहां भी कहा था कि पार्टिकल को बड़े साइज की तुलना में छोटे साइज में तोड़ के खाने से हमारी बॉडी पे इंपैक्ट अलग आता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आज यही तो है, वहां पर पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के नैनो साइज बना लेते हैं और फिर उनके उपयोग देखते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, देखो आप कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में बहुत सारी गोलियां रखी होती हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में बहुत सारी गोलियां रखी होती हैं। आप उसके पास जाओगे ना तो क्या होगा मेरे भाई, वो पीस पीस के, हमेशा देखना पीसेगा, पीसते पीसते उसके ऊपर दो भी बेलन कुछ भी होता है, पीसते उसको चोट मारता रहेगा और गोलियों को बिल्कुल बारीक पाउडर कर देगा। जब भी जाओगे वैद्य के पास वो यही करता मिलेगा, गोलियों को पीसता ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ही पता है कि नैनो पार्टिकल तक तोड़ लेना है इसको, तब पेशेंट को दूंगा तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो यही नैनो टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, आज भी चल रही है। अपने गांव के देसी वैद्य जो होते हैं, जो बिना कोर्स के भी
ये किताब विताब पढ़ के थोड़ा बहुत और दो चार चीज़ों की दवाई देना सीख जाते हैं ना, आप जाना उनके बाद, वो भी यही काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको मिला था किसके अंदर सर, आपको चरक संहिता के अंदर। इसके बाद में फिर एक रसोपनिषद है, रसोपनिषद एक उपनिषद है रसोपनिषद। उसमें उसमें हमें रसोपनिषद जो है, रसोपनिषद, उसमें हमें बारूद, बारूद यानी गन पाउडर, ठीक है, उसमें हमें बारूद या गन पाउडर, इसको बनाने का तरीका दिया गया। आज भी बारूद बनाते हैं ना, याद करो पटाखों के अंदर डाला जाता है ना, तो बारूद बनाने का फॉर्मूला उस समय भी दिया गया था। आज बारूद किन 3 चीजों से बनता है, आप सभी जानते हो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, है ना, तीनों चीजों के मिक्सचर से बनता है गन पाउडर या बारूद। तो ये रसोपनिषद लिखा गया था पहले, इसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया। और गन पाउडर को बनाने के लिए तो जो तमिल साहित्य है ना, आप सभी जानते हो जिसको तमिल साहित्य, जो तमिल साहित्य है मेरे भाई, उसमें भी बारूद बनाने का तरीका बताया गया, उसमें भी बारूद को बनाने की विधि का जिक्र किया गया, इसी प्रकार से किया गया जो आज हम करते हैं। तो मतलब विज्ञान देखो, तमिल साहित्य कब था, लगभग 250 ईस्वी के आसपास, है ना। आज तो साल 2025 का चल रहा है, तो लगभग 1700-1800 साल पहले की बात है। उस समय पे भी ये जिक्र था जब हमारे रसायन विज्ञान का जिक्र नहीं आता। तो भारत के अंदर देखिए आप कितने समय से ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। और नागार्जुन की जो रस रत्नाकर थी, एक किताब लिखी थी नागार्जुन ने, नागार्जुन का नाम सुना होगा आपने, नागार्जुन की एक बुक थी रस रत्नाकर। ये बुक्स के नाम इसी लैंग्वेज में थे, इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखा आएगा तो इसी को लिखा मिलेगा, कन्वर्ट नहीं मिलेगा। नागार्जुन ने लिखी थी बुक रस रत्नाकर, ठीक है। रस रत्नाकर के नाम से नागार्जुन ने एक बुक लिखी थी मेरे भाई, समझ गए बात को। रस रत्नाकर के नाम से नागार्जुन ने एक बुक लिखी थी, क्लियर हो गई बात। अब ये जो बुक थी ना हमारे पास में, ये जो बुक थी, इस बुक का अगर हम डिस्कशन करें, जिक्र करें, तो इसमें क्या था, इस बुक में पारा जो धातु होता है ना, उस पारे के यौगिक का जिक्र था भाई, पारे के यौगिक का जिक्र था। मरकरी, मरकरी के कंपाउंड्स का जिक्र था भाई, ठीक है। मरकरी के कंपाउंड्स का इसमें क्या था सर, जिक्र था। समझ में आ गई बात। तो मरकरी के कंपाउंड्स का जिक्र था इसमें, मतलब मरकरी से कंपाउंड आज भी यूज करते हैं, जैसे अमलगम का नाम सुना होगा आपने, है ना, हमारे दांतों वगैरह के अंदर भरते हैं, तो ऐसे अमलगम, वैसे ही पारे के बहुत सारे कंपाउंड्स का इस रस रत्नाकर में जिक्र किया गया था। और एक और बात का जिक्र किया गया था इसमें, ज्वाला, ज्वाला के रंग, यानी फ्लेम कलर, किसी मेटल को जलाते हैं तो उसके जो फ्लेम का कलर है, उस फ्लेम कलर से हम धातु को पहचान सकते हैं। इसके बारे में भी तरीके लिखे हुए थे, मेटल डिटेक्शन, ज्वाला के रंग से धातु को पहचानना, यानी उनको पता था कि अलग अलग मेटल्स जो हैं अलग अलग कलर की फ्लेम के साथ जल सकती हैं, अलग अलग रंगों की चिंगारियां उनसे निकल सकती है मेरे भाई। जैसे आज भी देखो हम पटाखे के अंदर अलग अलग मेटल डालते हैं तो अलग अलग कलर की स्पार्क्स निकलती हैं। जैसे सोडियम डालते हैं अगर पटाखे के अंदर तो येलो कलर की चिंगारी निकलती है, मैग्नीशियम डालते हैं सफेद कलर की चिंगारी निकलती है, कॉपर डालते हैं तो ब्लू कलर की चिंगारी निकलती है। तो जो ज्ञान हमें आज आधुनिक तौर पे, वो पहले भी था, और ये सब भारत के अंदर हो रहा है।
सब भारत के अंदर हो रहा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। और रसायन विज्ञान देखिए हमें कितनी नॉलेज थी सर उस समय पे भी। चलिए इसके बाद फिर कक्कर पाणी थे। कक्कर पाणी ने मर्क्यूरस सल्फाइड की खोज करी, HGS जिसको हम बोलते हैं। एक और नाम आप याद करना, कक्कर पाणी। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड की खोज की सर। ठीक है, तो मर्क्यूरस सल्फाइड की क्या की सर, इन्होंने डिस्कवरी की सर, इन्होंने खोज की। क्लियर है बात यहां तक? तो मर्क्यूरस सल्फाइड की डिस्कवरी की कक्कर पाणी ने। मरकरी का सल्फाइड HGS, आज भी पढ़ते हो आप उसको, है ना। इसका सिनेबार का फॉर्मूला याद करो, सिनेबार HGS ही तो होता है। मतलब मरकरी आपको प्रकृति में जिस रूप में मिलता है, तो वहां पर भी सर मर्क्यूरस सल्फाइड की खोज हो चुकी थी, यानी पारा पाया जाता है किसी प्रकार से, इसका पता लग चुका था। और एक और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने साबुन बनाया था। इन्होंने साबुन बना दिया था उस समय पे। किससे बना था आपको बताऊं, सरसों के तेल से। सोच के देखिए आप, सरसों के तेल और साथ में कुछ बेस यानी क्षार का उपयोग किया था। तो सरसों के तेल से इन्होंने साबुन बना के दिखा दिया था उस समय पे। तो उस समय पे भी साबुन वगैरह जो चीजें हैं ये बन चुकी थी, इनसे याद रखें आप, ठीक है। उसके बाद फिर एक व्यक्ति और हैं जो पुराने समय के, जिनके बारे में आप जिक्र याद रखोगे, वराह मिहिर। वराह मिहिर जिनको कहेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी बृहत संहिता। बृहत, बृहत संहिता के नाम से जिसको हम जानेंगे भाई। ये जो बृहत संहिता इन्होंने लिखी थी ना, वराह मिहिर ने, इस बृहत संहिता में इन्होंने क्या किया था भाई, ठीक है। बृहत संहिता के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसमें इत्र के बारे में और बालों में लगाने के रंग, बालों में लगाने के रंग, मतलब कई प्रकार के ऐसे मटेरियल पहले ही इन्होंने बना रखे थे जिनका जिक्र इस बुक के अंदर किया गया। तो सारे केमिकल्स ही तो है मेरे भाई, तो कई रसायनों का जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और फिर आप सभी जानते हैं हम पहुंचे उस युग में, उस समय पे जब कौन हुए, महर्षि कणाद। याद होगा, इनका नाम तो सुना ही होगा, महर्षि कणाद, लगभग 600 ईसा पूर्व में। और इनका वैसे ओरिजिनल नेम तो कश्यप था, ठीक है, ओरिजिनल नेम तो कश्यप था इनका। तो कणाद 620 BCE के आसपास। और इनकी अगर आप बात करोगे, इनके अगर आप जिक्र करोगे, तो महर्षि कणाद जो है ना, ठीक है, महर्षि कणाद जो है, इन्होंने आपको परमाणु, मतलब भारत के लिए एटम की खोज इन्होंने की थी। भाई मॉडर्न साइंस में तो एटम की खोज कब हुई है सर, अभी 1800 ईस्वी के आसपास हुई है। ये देखो कब थे, 600 ईसा पूर्व, मतलब लगभग लगभग आप ऐसा बोल सकते हो 2500 साल पहले की बात हो गई। आज से लगभग 2500 साल पहले ये थे। और इन्होंने क्या किया था, उस समय पे इन्होंने एटम यानी परमाणु की खोज कर दी थी। तो कणाद का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप जानते हो। फिर उसके बाद में क्या हुआ भाई, उसके बाद में यार ये केमिस्ट्री की जितनी भी चीजें थी ना, इन सब के बाद में क्या हुआ कि फिर जो चिकित्सा विज्ञान है ना, चिकित्सा विज्ञान एकदम से विकसित हो गई। चिकित्सा विज्ञान यानी आप ऐसे ही बोल दो बायोलॉजी का ही एक सेगमेंट है ना। ये जो मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस यानी बायोलॉजी ग्रोथ कर गई एक इस समय पे, जब हमारी केमिस्ट्री ठीक ठाक ग्रोथ कर रही थी, चरक, सुश्रुत, वरा, मिहिर, कणाद ये सारे आए। लेकिन उसी समय पे देखो हमारी केमिस्ट्री का योगदान था मेडिसिन वगैरह में, ऐसे ऐसे केमिकल्स हम बना रहे थे। लेकिन इसी टाइम पे बायोलॉजी ग्रोथ कर गई, क्योंकि बाहर के देशों से भी चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा, बाहर के मटेरियल बाजार में आ गए। तो उस समय केमिस्ट्री का जो विकास था ना वो दब गया लोगों से, भारत के अंदर केमिस्ट्री का विकास दब गया। 100-200 साल भारतीयों को लगे फिर केमिस्ट्री को दोबारा से उसके रिसर्च, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या
उसके अंदर नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए दोबारा केमिस्ट्री में आने में फिर समय लग गया, है ना। तो फिर क्या हो चुका था, इसका असर ढीला हो चुका था केमिस्ट्री के ऊपर, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक फिर केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये प्राचीन समय था जिस समय पे केमिस्ट्री के ऊपर काम हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। अब ये देखो, ये तो कब की बात है सर, एक दो ईस्वी आपका पहले, अभी जो साल चला 2025 का, तो इसी साल के अंतर्गत, इसी साल के अंतर्गत की तो ये बात है। मतलब इस साल से अगर आप जाओगे लगभग 2000 साल पहले, तब के आसपास की बातें, उससे पहले पहले की सारी बातें, कोई 600 ईसा पूर्व पहले की बात है, कोई कब की बात है, कोई कब की बात है, सारी की सारी ये बहुत पहले की तो बातें हैं मेरे भाई, है ना। सब की सब पहले की बातें हैं। तो इतना तो हम क्लियर कर चुके हैं सर इन सभी से कि केमिस्ट्री का विकास अच्छा खासा हमारे पुराने समय पे ही हो चुका था। अब हम आते हैं आज की जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री। एग्जाम के अंदर मेरे भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको ये जितनी चीजें बताई हैं वो सिर्फ मुझे ज्ञान था तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन आ सकता है भाई। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको भी उसी तरीके से इन सारी की सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, है ना। तो मतलब यार एटलीस्ट और कुछ नहीं तो किताबों के नाम जरूर याद कर लियो। ओके सर। अब आते हैं हमारी केमिस्ट्री के मॉडर्न स्वरूप पे। केमिस्ट्री के अंदर क्या है ना यार, आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा। रसायन विज्ञान से अगर आप फेमिलियर नहीं होगे ना, तो फिर यार जब मैं आपको मेन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तब आप सोचोगे यार ये तो अजीब अजीब सा लग रहा है सर। तो अजीब अजीब सा ना लगे, इससे पहले आप कुछ क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री के साथ में इतना फेमिलियर हो जाइए, फिर जब कंसेप्ट आपको जितने डीप में कराऊं तो आपको मज़ा आए उतने ही ज़्यादा डीप करने में, है ना। फिर आप मुझसे ये ना कहो सर दोबारा बता दो सर, तिबारा बता दो, क्योंकि दोबारा और तिबारा वाली चीज़ें बिल्कुल पूछिए, नो डाउट। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चे का बेस कमजोर होता है तो कितनी बार भी पूछ ले, मतलब सब्जेक्ट के साथ अगर हम प्रैक्टिकली नहीं जुड़ते ना, तो फिर कितनी बार भी पूछ ले, हाल वैसा ही रहना। इससे अच्छा है कि हम जुड़ के चलें सब्जेक्ट के साथ में, बिल्कुल गहराई से समझते चलें। फिर उसके बाद 2 बार भी पूछोगे तो भी फिर उसका फायदा होगा। ओके सर। अब आते हैं सर हमारी केमिस्ट्री का जो आधुनिक तौर पे रसायन विज्ञान का आधुनिक तौर पे हम क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं आपसे पहली चीज तो ये पूछूं कि केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए आप फादर बताइए मुझे कौन है। स्टडी के बारे में तो अभी मैं शुरू करूंगा, एक बार इसके फादर की चर्चा और कर लेते हैं। ये पिता वगैरह भी रेंडमली किसी ना किसी पेपर में ऑप्शन बदल के आ जाते हैं, तो आपका थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब फादर की बात करें तो सर इंडिया, भारत के अंदर अलग से माने जाते हैं और वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर अलग है सर। भारत के अंदर की अगर बात किया जाए भारत में रसायन विज्ञान के पिता की अगर बात करें सर हम, तो ये हम कहते हैं, देखो एक तो नाम आप सबने सुना होगा, पीसी रॉय। पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय हमारे देश की आज़ादी के आसपास थे ये। और इनके अलावा आपने आजकल जो नाम सुनोगे आप, वो आप सुनोगे शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम सुनोगे आज आप। शांति स्वरूप भटनागर, ये भी भारत देश की आज़ादी के बाद तक थे भारत में, ठीक है, उसी के आसपास थे। और इनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं भारत के अंदर आज, है ना, क्योंकि पीसी रॉय के बाद में थे ये, तो थोड़े से उनसे आधुनिक हो गए। और शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे आप याद करो, एक प्राइज भी तो दिया जाता है, एक पुरस्कार भी दिया जाता है, याद करने की कोशिश करो। भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्रों में। भटनागर पुरस्कार याद करने की कोशिश करें आप सभी
विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे ही, ठीक है, दिया जाता है भाई। तो पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय बंगाल से थे, पीसी रॉय बंगाल से थे, और ये शांति स्वरूप भटनागर, ये भटनागर पुरस्कार इनके नाम पे दिया जाता है। अक्सर बच्चे वही जो किताबों के अंदर 10 साल पुराना डाटा आ रहा है, केमिस्ट्री के फादर लेवोइजियर हैं, वो लेवोइजियर नो डाउट, लेकिन सर वो क्वेश्चन अब इतना आसान समय थोड़ी है हमारे पास कि रटी रटाई बात आपसे एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर को तो आपका आईक्यू भी चेक करना, नॉलेज भी चेक करनी है। कुछ क्वेश्चन आईक्यू वाले, कुछ नॉलेज वाले। अब नॉलेज वालों में देखेगा आपसे कि आप रटे रटाई चीजें तो नहीं कर रहे हो, तो आपसे पूछेगा, बोलेगा इंडिया में बताओ, आप उलझ जाओगे। इंडिया में पीसी रॉय भी किताबों में मिल जाता है। अब ये ध्यान रखना, आजकल ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, तो दोनों का नाम याद रखेंगे, दोनों नहीं आएंगे है ना, एक ही आएगा। बाई चांस आते भी हैं तो शांति स्वरूप भटनागर आजकल ज्यादा सही आंसर आप लोग मानेंगे उसको। इन्होंने क्या किया था सर, शांति स्वरूप भटनागर ने एक संस्था बनाई थी, CSIR, बोले तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये एक संस्थान मेरे भाई इन्होंने बनाया था, CSIR, जिसको आप लोग बोलते हो। वैकेंसी भी आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी आती है, जिसका ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से होता है और थोड़ा बहुत रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो ऐसे रिसर्चर वगैरह, मतलब बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। कुछ कुछ पोस्ट तो इसमें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ वहां जाकर के रिसर्च ही करना, केमिकल्स के ऊपर पूरा जिंदगी आपको रिसर्च ही करना, आपको पैसे मिलते रहेंगे। हर प्रकार की आती हैं, मतलब छोटे से लेके बड़ी पोस्ट सारी चीजें आती हैं इसमें, CSIR। तो CSIR की इन्होंने क्या की थी भाई, स्थापना की थी सर। कब की थी, आज़ादी से पहले ही कर दी थी, 1942 में। भारत आज़ाद होने से पहले तो वैज्ञानिक संस्थान बन गए थे ऐसे हमारे पास में। और इसका काम क्या है, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नाम से ही आप सभी को जैसे दिखाई दे रहा है सर, है ना, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, मतलब उद्योगों के लिए वैज्ञानिक जो रिसर्च करना है, वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने के लिए एक संस्थान है। मतलब CSIR के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारी प्रयोगशाला हैं, बहुत सारी लेबोरेटरी हैं। मतलब आज मान लीजिए किसी केमिकल की खोज हो गई, आज आपको पता लगा कि भाई हमने ऐसे केमिकल की खोज कर ली है, जो केमिकल कोई खा लेगा तो उसको कैंसर नहीं होगा भविष्य में कभी भी। तो ऐसा थोड़ी कि वो एक आज साइंटिस्ट गया घर पे, उसने 2-4 घंटे टाइम दिया और कर दी खोज। हो सकता है उस केमिकल को बनाने के पीछे पिछले 8 साल से रिसर्च चल रही हो, 8 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहे हो। तो वो 8 साल व्यक्ति कहाँ बैठ के रिसर्च करेगा, कौन उसको संसाधन अवेलेबल करवाएगा, कौन उसको पैसे, वित्त सेवा देगा, कौन उसको पैसे अवेलेबल करवाएगा, वित्त कौन अवेलेबल करवाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए भारत सरकार ने क्या कर रखा है, कुछ लेबोरेटरीज तैयार कर रखी हैं, कुछ प्रयोगशालाओं को तैयार कर रखा मेरे भाई। और ये जो प्रयोगशालाएं हैं, इन प्रयोगशालाओं के अंदर बैठ करके जिन व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाता है, जो इतने क्वालिफाइड होते हैं, लगता है सरकार को, एक टेस्ट लेती है सरकार, टेस्ट में जो पास होते हैं, सरकार को लगता है कि ये रिसर्च कर सकते हैं, उनको वहां पर रिसर्च करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये लैब जो है ना, लेबोरेटरी, ये CSIR के अंतर्गत लेबोरेटरी, मतलब CSIR संस्था की बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जो भारत के अंदर खुली हुई हैं, उन्हें भी रिसर्च का काम होता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं उन पर रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर के लिए होती है, इंडस्ट्री के लिए अगर कोई नया हमें नई मशीन बनानी, देखो पहले की एग्रीकल्चर आप देख लो और आज की एग्रीकल्चर देख लो, पहले कहाँ इंस्ट्रूमेंट होते थे, आज नए नए हैं ना, ये कैसे बने हैं सर, कहीं ना कहीं रिसर्च का काम हुआ होगा। तो CSIR ऐसी एक संस्था है जिसमें बहुत सारी लेबोरेटरी भारत के अंदर, इवनली भारत में सबसे ज़्यादा इसी के हैं, उनमें रिसर्च का काम होता है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था सबसे बड़ा, शांति स्वरूप भटनागर का। ओके सर, अब एक
नीली स्याही की उपलब्धि बताता हूँ, इसकी CSIR की उपलब्धि बताता हूँ। नीली स्याही, नीली स्याही का नाम सुना होगा, वोटर्स इंक। वोटर्स इंक का नाम आप सभी ने सुना होगा मेरे भाई, है ना। वोटर्स इंक यानी कि सर वोट डालने पर जो इंक लगाई जाती है, उंगली पे लगाई जाती है ना वोट डालने पर, तो इसका निर्माण भी, ये इसकी खोज भी किसने करी थी सर? इसकी खोज भी मेरे भाई CSIR ने ही की थी। इसी संस्था ने इसको बनाया था, CSIR ने। और याद रखना, आज आज लगभग लगभग एग्जैक्टली डाटा तो खैर बदलता रहता है, ठीक है। आज समथिंग समथिंग, जहां तक मेरा अनुमान है, कम से कम 25 देशों को भारत क्या करता है, ये वोटर्स इंक सप्लाई करता है। मतलब भारत से ये वोटिंग की इंक जाती तब वहाँ इलेक्शन होते हैं। इतने देशों को एक्सपोर्ट करता है भारत, आज ही इतने देशों को भेजता है। तो बहुत बड़ी संस्था है। आप कंट्रीब्यूशन याद रखना, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। फिर एक और बात है, विश्व के अंदर सर, वर्ल्ड में आप एक बार ध्यान रखना, विश्व के अंदर किसको कहा जाता है? तो वो आप जब अभी जवाब दे रहे थे ना, लेवोइजियर, अभी बच्चे जवाब दे रहे थे मुझे, लेवोइजियर, एंटोनी लेवोइजियर। विश्व में तो नो डाउट सर इनको ही कहा जाता है। विश्व में तो इनको ही कहा जाता है, लेवोइजियर को, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया था, लीना ने जवाब दिया था लेवोइजियर। अब लेवोइजियर का जो नाम है ना, आप कई बार एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि बुक्स में या एग्जाम के अंदर भी आपको कई बार लेवोइजियर के बजाय लेवो ये भी लिखा जाता है, कई बार लेवोइजिए भी लिखा जाता है। ऐसे नाम थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसी नाम को लिखते हो। तो एंटोनी लेवोइजियर जो है सर, इनको हम कहते हैं विश्व में। बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। एक तो सबसे पहला कार्बन की खोज इन्होंने की थी, कार्बन की खोज की थी। हाइड्रोजन का नाम भी इन्होंने ही दिया था। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ना, उस हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम भी लेवोइजियर ने दिया था। बहुत सारी चीजें करी थी इन्होंने, है ना। उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी तो हम जस्ट केमिस्ट्री से फेमिलियर हो रहे हैं, रसायन विज्ञान से। क्या क्या कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं, क्या क्या क्रियाकलाप हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो वो सारी चीजें तभी समझ पाओगे जब आपको एक एक करके सबका पता होगा। ओके सर। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और मेन काम लेवोइजियर का क्या था सर? वैसे तो विस्तार से जानना है हमें सारी चीजों को, फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि बता सकते हो आप लोग कमेंट करके मुझे कि लेवोइजियर का मेन काम क्या था, मुख्य काम क्या था भाई? मुख्य काम के विषय में बता सकते हो कि आप लेवोइजियर का क्या था? आप में से कोई बच्चा कमेंट सेक्शन मेरे सामने विजिबल है, अगर आप मुझे बता सकते हो कि सर लेवोइजियर ने अगर एक काम मैं कहूं जिसको आप सबसे ज्यादा मान्यता दे सकते हो, बता दो। विच वर्क डू यू प्रेफर टू थिंक द कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री? लेवोइजियर का वो काम जो आप समझते हो। अभी कुछ बच्चों ने जवाब दिया था लेवोइजियर, तो क्यों कहते फादर? कुछ तो ऐसा बड़ा किया होगा मेरे भाई, कुछ तो ऐसा बड़ा किया होगा ना, जिसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा होगा हमारे विज्ञान के अंतर्गत। चलिए, लो, माधवी कह रही लो कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम। देखो नियम तो दिया था भाई, है ना। और किसका दिया था? बिल्कुल एग्जैक्टली सही तुमने जवाब बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इन्होंने नियम तो यही दिया था सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। और सिंपल सी परिभाषा तो आपने ये पढ़ी है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, दुनिया में कंजर्व, आपने इतनी सी पढ़ी है। लेकिन
इसी परिभाषा को अब हम अपने वर्ग 1 के लेवल पे पढ़ेंगे। सर उसको कैसे मॉडिफाई करके पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे बच्चे, आज इतना हम करते हैं। कल एक नए थीम पे क्लास शुरू होगी। आज हमने केमिस्ट्री के अंदर उस पुराने समय से चरक, सुश्रुत, वराह मिहिर, उन सब से लेकर के और अपने कणाद तक की बातें पढ़ ली हैं, जानकारी ले ली है। अब मॉडर्न समय पे पहुंच गए हैं कि भाई आधुनिक समय पे जो हमारी रसायन विज्ञान है ये किस प्रकार से ग्रोथ की, अब हम शुरू करेंगे सर वहां से। फिर आपको मैं कल वाली क्लास से ही एटम मैटर सिखाऊंगा, पहले दोनों चीज़ों, और मोल, एटम मैटर मोल, 3 चीज़ें पहले मैं आपको सिखाऊंगा जितनी भी क्लास लगेंगी। फिर उसके बाद में हम जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल आपकी और सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो भी चीज़ें आपके कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, टॉपिक में दे रखे हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे भाई। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी फिर आप सभी से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। तो किसी भी टाइम पे आपका जब अच्छा समय लगे तब आप देख सकते हो। लेक्चर लाइव लेना चाहो लाइव ले सकते हो। बाकी अगर कहीं जॉब वॉब करते हो अगर जो बच्चे, वो बाद में भी देख सकते हैं। लेक्चर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलिए मुलाकात हो गया आप सभी से। जय हिंद भाई।